Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about check bounces case under section 138 Negotiable Instrument Act. Guys, बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि मैम आप केस प्रोसीडिंग की वीडियो बनाइए, हमें बहुत इस चीज को भी हम जानना चाहते हैं कि केस प्रोसीडिंग कैसे होती है कोर्ट की। तो गाइज हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, कंप्लेंट केस की। तो भाई अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो। भाई मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि लाइक कर दिया करो, इसका कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अब जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसे शेयर कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट कर जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इन चीजों से हमें बूस्टिंग मिल होते हैं, एनर्जी बूस्ट अप होती है और हम आपके लिए और नई नई वीडियोस बनाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट चेक बाउंसिंग केस। डील करते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। बहुत सारे स्टूडेंट जब डिग्री कर जाते हैं एलबी की, उन्हें नहीं पता होता था भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक अलग एक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिसमें चेक बाउंस के केस नॉर्मली आप कोर्ट में जाओगे तो देखने को मिलेंगे। तो भाई जो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी हम केस है एग्जाम्पल के साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे। ये ए है, बी है, दोनों पार्टीज में फ्रेंडली रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है, सेल एंड बायर का भी हो सकता है, ठीक, सेल एंड परचेजर का। ये आप देख सकते हैं, हम यहां पर मान सकते हैं कि दोनों में फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ए और बी। बी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जिसे उसे पैसों की नीड पड़ गई 2 लाख की, 2 लाख की। अभी बी परेशान है, ए उससे मिल रहे हैं, नहीं पूछा क्या हुआ। बी ने बोला मुझे थोड़ी सी घर पर दिक्कत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ए ने बोला तुझे कितने पैसे चाहिए, बी ने बोला 2 लाख की जरूरत है। ए बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मुझे बताओ मुझे कितने टाइम में मतलब रिटर्न कर दोगे। बी ने बोला मैं आपको 6 मंथ या 3 मंथ में ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप मेरा चेक रख लीजिए, या 2 मंथ या फिर 30 डेज में, ठीक है, मैं आपको मनी जो है रिटर्न कर दूंगा, जब कोई भी टाइम पीरियड, यहां हम 3 मंथ रख लेते हैं, ठीक, 30 डेज रखो भाई क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। तो उन्होंने बोला 30 डेज में आपको जो अमाउंट मैं वापस कर दूंगा। ए ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए ने बोला आप ऐसे करो, आप मुझे अपना एक चेक दे दो। बी ने चेक दे दिया किसको, ए को। अभी जब 30 दिन हो गए, फिर उसके बाद चेक लगाया ए ने, चेक गया बैंक में, ठीक, चेक बैंक में जाकर हो गया बाउंस, ठीक, चेक बाउंस होने के मोर देन रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, चेक बाउंस होने के मोर देन रीजन हो सकते हैं, बट मस्ट बी इंपॉर्टेंट 2 रीजंस। एक तो साइन चेंज हो गई, साइन मैच नहीं कर रहे, तब भी जो चेक है वो बाउंस हो सकता है। जब फंड इनसफिशिएंट है, अमाउंट मतलब अकाउंट में अमाउंट ही नहीं है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो बैंक आपको कहां से पैसा देगा, तो ये भी चेक बाउंस होने के रीजन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक आपको रिटर्निंग मीमो इशू करती है, ठीक, रिटर्निंग मीमो लेने के बाद आप लीगल नोटिस भेजते हो। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी अगर दूसरी पार्टी ने, बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप कंप्लेंट मूव कर सकते हो अंडर सेक्शन 138। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई इसमें कितना टाइम था, इसका कितना टाइम था, ठीक है। अगर आपको टाइम देखना है कि इन तीनों चीजों का, चेक बाउंस मतलब हम 138 का केस कब लगा सकते हैं, कब केस फाइल करेंगे, अगर आपको प्रॉपर टाइम देखना है कितना टाइम पीरियड है, तो भाई आप एक इसकी पहले वाली वीडियो वो भी देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी छोड़ दूंगी इस वीडियो का, आप वो भी देख सकते हो। आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि आप चेक बाउंस का केस कब लगा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, फिर ठीक है, चेक बैंक में गया, चेक बाउंस हो गया, फिर बैंक ने आपको रिटर्निंग मीमो दे दिया, फिर आपने दूसरी पार्टी को, बी को मतलब लीगल नोटिस भेजा कि आप मुझे जा तो पेमेंट कर दो 15 दिन के अंदर अंदर, नहीं करोगे तो फिर मैं
कंप्लेंट मूव कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो भाई, बी ने पेमेंट नहीं की, ए ने क्या किया, 138 के अंडर केस मूव कर दिया, कंप्लेंट केस। अभी कंप्लेंट केस क्या है भाई, कौन सा सेक्शन, 138 के अंडर, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर जैसी कंप्लेंट मूव होती है कहां पर जाती है भाई, इसकी एक अलग से कोर्ट होती है, होते वो भी जेएमआईसी है, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से होते हैं। बट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उसमें भाई मोर देन कोर्ट्स होती हैं स्पेसिफिक मैटर को डील करने के लिए। तो इसकी मतलब 138 के केसेस के लिए अलग से कोर्ट होती है, उसे भी हम जेएमआईसी कोर्ट ही बोलते हैं, उसमें भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही बैठते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर हम जो छोटे एरिया होते हैं, ठीक है, जो पहले हमने सीआरपीसी में पढ़े थे, मेट्रोपॉलिटन है ना एरिया, तो गाइस वहां पर क्या होता था कि जेएमआईसी बैठता था, उसी के 138 की जो कंप्लीट होती थी वो मूव हो जाती थी, ठीक है। तो कई हमने ऐसे भी भाई देखे हैं, मतलब गांव वगैरह जहां पर एक कोर्ट ही लगती है जेएमआईसी की और 15 दिन के बाद लगती है फैमिली कोर्ट, इसलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो भाई वापस आ रहे अपने पॉइंट के ऊपर, कंप्लेंट मूव होगी 138 के अंडर, ठीक है, जेएमआईसी के अंडर ही जाएगी, ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर बहुत सारी कोर्ट्स हैं, तो भैया इनकी 138 की अलग से कोर्ट होती है, ठीक है, वो 3-4 कोर्ट होती है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी 3 कोर्ट है। कंप्लेंट मूव होने के बाद प्रिलिमिनरी एविडेंस होती है विद कंप्लेनेंट विटनेसेस, जिसका भी हमने एफिडेविट देना हो, ठीक है। यहीं पर जैसे हमने कंप्लेनेंट विटनेस करवा दी, यहीं पर हमने एविडेंस प्रिलिमिनरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एफिडेविट किसी पर्सन का लगता है जिसका भी हमें पता हो कि हमें लगाना है एफिडेविट, ठीक है, उस पर्सन का लग जाएगा कंप्लेनेंट का, या फिर ठीक है कंप्लेनेंट का यहाँ पर एफिडेविट लग गया, ठीक। उसके बाद कंसिडरेशन होती है इसके ऊपर ही। कंसिडरेशन किस चीजों के ऊपर होती है, चेक, रिटर्निंग मेमो, लीगल नोटिस। जो कोर्ट है वो इन तीनों चीजों का टाइम पीरियड चेक करती है। अगर टाइम पीरियड फॉल कर गया, ठीक है भाई, यहां पर हाँ फॉल कर गया, ठीक, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो भैया अक्यूज को समन चला जाएगा। अगर कोर्ट यहां पर सेटिस्फाइड नहीं होती, आपका टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि नहीं आपका टाइम आउट हो चुका है, तो यहीं पर आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस्ड हो जाएगी, ठीक। यहां पर क्या है भाई, टाइम फॉल कर गया, ठीक है, सही टाइम में आपने कंप्लेंट मूव कर दी। और यहां पर क्या है, अक्यूज को सम्मन चलेंगे कंसिडरेशन होने के बाद। कंसिडरेशन किन चीजों के ऊपर होगी, इन तीनों चीजों के ऊपर, ठीक है। ये तो लीगल नोटिस जो हमने इन्हें भेजा उसकी पोस्टल रिसिप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के चारों चीजों के ऊपर, सॉरी हमने 3 चीजें बोल दी, इन चारों पॉइंट के ऊपर होने के बाद कंसिडरेशन, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो सम्मन भेजती है अक्यूज को। फिर अक्यूज कोर्ट में बेल, सरेंडर एंड बेल की एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अक्यूज को सम्मन जाते हैं। अक्यूज सबसे पहले बेल करवाएगा, सम्मन एंड सरेंडर एंड बेल की एप्लीकेशन लगा के बेल करवाएगा, और उसके बाद बेल करवाने के बाद यहाँ पर कोर्ट स्टार्ट करती है सीडब्ल्यू दोबारा से, क्योंकि ये क्या था, प्रिलिमिनरी एविडेंस थी, यहाँ पर कंप्लेनेंट की दोबारा से फाइनल वाली एविडेंस होती है। जैसे ही एविडेंस कंप्लीट होगी, ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है भाई, अक्यूज्ड की खुद की मतलब 313 या 352 बीएनएस के अंडर, अगर हम 313 बोले सीआरपीसी के अंडर होती थी, स्टेटमेंट होती थी, अक्यूज की खुद की स्टेटमेंट होती है सबसे पहले, जैसे ही कंप्लेनेंट की एविडेंस कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद अक्यूज की खुद की स्टेटमेंट होती है, जिसे हम सीआरपीसी के अंडर 313 के अंडर में होती थी। अगर हम बीएनएसएस की बात करें 351 के अंडर होती है। ये खुद की स्टेटमेंट क्यों होती है, उसमें अक्यूज को पूछा जाता है कि आप गिल्टी फील हो, अक्यूज बोलता है कि नहीं आई एम नॉट अ गिल्टी फील, तो फिर वो बोलता है आई वांट अ ट्रायल इन दिस मैटर। तो गाइस फिर उसका जो ट्रायल है वो आगे स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद 313 होने के बाद जो हम इसके एविडेंस करवाना चाहते हैं, विटनेसेस, वो अक्यूज विटनेसेस कोर्ट में होते हैं,
जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, और उसके बाद दोनों वकीलों की आर्गुमेंट होती है, कंप्लेनेंट एडवोकेट की भी और अक्यूज के वकील साहब की भी, और दोनों वकीलों की आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर जज साहब करते हैं जजमेंट पास, और जजमेंट में वो देखा जाएगा भी वो किसको पनिशमेंट कर रहे हैं और कितना फाइन लगा रहे हैं। ये डिपेंड्स करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट चाहे तो भाई यहाँ पर इनका कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है किसी भी स्टेज के ऊपर। ये नहीं है अगर उसे सम्मन चले गए हैं कि उसको बेल वगैरह चाहे उसने करवा ली है, बेल तो उसे करवानी ही पड़ेगी, बेल करवा ली है, CW हो रही है, चाहे उसकी गवाही कंप्लीट हो गई है, अगर यहाँ से किसी भी स्टेज में वो चाहते हैं, ठीक है, अक्यूज चाहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, तो कोर्ट उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने की परमिशन देती है दोनों पार्टीज की सेटिस्फेक्शन के साथ। कई बार पार्टियां क्या करती हैं कि हमें एक बार बैठने का मौका दे दीजिए, तो कोर्ट क्या करती है मीडिएशन सेंटर में भी दोनों पार्टीज को भेज दिया जाता है कि आप मीडिएशन सेंटर में चले जाइए, और वहां पर मीडिएशन सेंटर में मीडिएटर होते हैं भाई, अपॉइंट हुए होते हैं, तो उनके लिए एक मीडिएटर अपॉइंट होता है, तो वो उनको दोनों पार्टीज को समझाने का ट्राई भी करते हैं। अगर पार्टीज को लगता है कि हाँ हमारा यहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो फिर भाई वहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया ये सब आप ही के लिए एफर्ट्स लग रहे हैं गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे मुंह से भैया निकल जाता है, क्या करें, हमारी हैबिट है गाइस, हम बोल देते हैं मतलब, ठीक है, तो इससे ज्यादा इशू ना बनाया करो। अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस प्लीज कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।